अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन आप देख रहे हैं पाकिस्तान अब्दुल्ला हुमा के साथ और इट्स ट्यूसडे और होपफुली ये हफ्ता जो है अच्छे से शुरू हुआ होगा आपका। आपकी ट्वीट्स ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं। आपने जो भी कहना हो जो भी दिखाना हो जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के भेज सकते हैं। अब मैच की बात आप कर ही रही थी तो मेरा ख्याल है आज का सेशन तो अहम है, लेकिन कल का मैच अगर आपने मिस कर दिया है इनकेस वैसे करना तो नहीं चाहिए था क्योंकि ये तीसरा और फैसला कुन टेस्ट मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और वैसे ये आपको पता है टेस्ट मैचेस यूजुअली बहुत बोरिंग होते हैं। आई जनरली डोंट लाइक टेस्ट मैचेस, हाँ, बट ये थोड़े से थ्रिलिंग भी रहे हैं और ऑब्वियसली अब जो तीसरा है और डिसाइसिव फाइनल जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया क्योंकि अगर पहले दो कोई एक टीम जीत चुकी हो देन यू नो इट डजंट मैटर कि मतलब तीसरे में क्या हो रहा है, बट यहाँ एक दफा एक जीत चुकी है, एक दफा पाकिस्तान जीत चुका है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिसाइसिव वन। लिहाजा इंटरेस्ट लेवल जो है ऊपर हुआ है। अभी हम जरा आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैच तो लगता है कि अभी संभला हुआ है, आज ऑब्वियसली बहुत कुछ पता चल जाएगा, लेकिन मईशत का क्या हाल है मुल्क में? हाँ बिल्कुल, हम जरा ये बात कर ले। और जिस तरह की I was just thinking and talking to you in the morning as well कि जितना ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, 1 इंच भी अगर सरकारी ज़मीन पे किसी ने कब्जा किया हुआ है गैर कानूनी है, लेकिन आई डोंट नो आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑल दीज रेडी वालाज। पाकिस्तान में इतनी बेरोजगारी है, लोग सड़कों पे दर्जनों की तादाद में एक एक सिग्नल पे भीख मांग रहे होते हैं। ये मजदूर से मजदूरी भी छीन ली जाएगी तो ये क्या करेंगे? सिर्फ कल की लाइट हाउस की मिसाल देखें, हजारों लोग वहाँ बेरोजगार हुए। अगर चाय ढाबे बंद होते हैं तो वहाँ हजारों लोगों की बेरोजगारी की खबरें हैं। एम्प्रेस मार्केट में लोग बेरोजगार हुए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ होना चाहिए। एग्जैक्टली, आई एम जस्ट होपिंग दैट दे वर वर्किंग ऑन एन ऑल्टरनेटिव प्लान ऑल अलोंग और वो अब सामने अनवेल किया जाए और बताया जाए, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है। तो ऑफ कोर्स आई डू नो व्हाट यू आर फीलिंग। तो मईशत की हम बात कर लें और बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज़ किया था कि डामाडोल मईशत है, ये सही वर्ड है। और डॉलर की ऊंची उड़ान, स्टॉक मार्केट की मंदी, ये हालात हैं। और ऊपर से वजीर खजाना के मुस्ताफ़ी होने की अफवाहें, यानी ये भी स्पेकुलेशंस हो रही थी, दम तोड़ती मईशत के लिए तबाहकुन भी साबित हो सकती हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि वजीर खजाना की कारकर्दगी से हुकूमत की अंदरूनी हल्के मुतमईन नहीं है। और ऐसी खबरें भी आई कि वजीर आज़म हाउस में इजलास के दौरान जहांगीर तरीन की असद उमर के साथ तल्ख कलामी भी हुई। वजीर आज़म के मुशीर तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने भी मौजूदा सूरत हाल को मईशत के लिए तबाहकुन करार दिया है। यह अफवाह गर्दिश करने लगी कि वजीर खजाना असद उमर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। मामला इतना आगे गया कि तर्जुमान वजारत खजाना को ऐसी तमाम खबरों की तरदीद करना पड़ गई, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि सेहतमंद बहस पार्टी कल्चर का हिस्सा है। जहांगीर तरीन ने भी वजीर खजाना से किसी किस्म के इख्तलाफात से इनकार किया। हुकूमत ने तरदीद तो कर दी, मगर मईशत की दुनिया में अफवाहें भी अक्सर अपना रंग दिखा देती हैं। उनके इफेक्ट्स और उनके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो मुख्तलिफ नजर आते हैं। एब्सोल्युटली, और इसी पे हम बात भी कर लेते हैं। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह हमारे साथ हैं। सलमान शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वजीर खजाना से मुतालिक अफवाहें चल पड़ी हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी के बारे में हम बात भी कर रहे थे। काबीना के दीगर अफराद से नाराज़गी भी है उनकी। बहरहाल इसकी तरदीद भी हो चुकी है, लेकिन इस तरह की अफवाहों से इन्वेस्टर्स को क्या पैगाम जाता है, ये बताएं। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इस वक्त जो है ख़ासी अनसर्टनटी है मुल्क में। हर बंदा जो है वो डॉलर की तरफ देख रहा है। वो देख रहा है कि IMF से कोई होगा, प्रोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। कभी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वक्त पूरा फोकस मीडिया का बन चुका है और हर मूव को वो एनालाइज किया जा रहा है। और वो एक डेफिनेटली नई गवर्नमेंट है जिसको अभी टाइम लगेगा कि वो सेटल डाउन करें। पहले 100 दिन में वो चल रहे हैं। बहुत बड़ा पहाड़ कर्ज़ों का उनके सर पे है। वो ये हम देख सकते हैं कि 100 अरब डॉलर के कर्ज़े जो हैं वो खड़े हैं, जिसमें से तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर आपको सालाना उसको वापस करना है और उसको रीफाइनेंस भी करना है। उसके साथ साथ आपका तजारती खसारा 35 अरब डॉलर का हो गया। उसके जो है रेमिटेंसेस भी उसको कवर नहीं कर सकती। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आप देख रहे हैं कि 17-18 अरब डॉलर का है। फिर जब ये लोन रिपेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, रिजर्व्स जो हैं वो 5 हफ्ते के हैं। इन चीज़ों सारियों से इन्वेस्टर बहुत जिटरी हो जाता है और हर किस्म की खबर जो आती है उसको वो हकीकत समझता है।
बड़ी फ्रेजाइल हो जाती है। शाह साहब आप कह रहे हैं मार्केट इस तरह की खबरों से, लेकिन स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, डॉलर तो कहां से कहां पहुंच जाता है, IMF से बात कहां तक पहुंची अभी कुछ पता नहीं चल रहा। वजीर आजम ये भी कह देते हैं कि मुझे तो टीवी से पता लगा कि डॉलर 142 पर आ गया है। कुछ इब्हाम ये जो हुकूमती पॉलिसियों का नजर आ रहा है, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, एक बात तो है कि जब स्टेट बैंक ने आपका डिस्काउंट रेट बढ़ाया 150 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज, 8.5% से 10% इंक्रीज़ हुआ इंटरेस्ट रेट्स में, तो जाहिर है कि उसके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर इन्वेस्टर का बढ़ता है और उसके साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आता है। लेकिन दूसरी साइड पे जो रुपए की डिवैल्यूएशन हुई है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए था स्टॉक मार्केट में। उसकी वजह ये है कि बहुत सी जो कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनके असासे जो हैं वो डॉलर्स में मिलते हैं, और जब डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी तो उनके असासों की कीमत भी उसी तरीके से बढ़ेगी। सो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन ये अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो दबाव में है। सो जैसे जैसे ये अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी और एक प्रोग्राम बन जाएगा मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, तो हालात नॉर्मल पे आ जाएंगे। अच्छा सलमान शाह साहब, ऑब्वियसली आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप हमें ये बता सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को एतमाद देने के लिए, यकीन दिलाने के लिए, उनका सरमाया जो है वो महफूज है, ये सब कुछ करने के लिए हुकूमत को क्या करना होगा? देखिए, हुकूमत को ये बताना चाहिए कि उनकी लॉन्ग टर्म विज़न दुरुस्त है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। चीन या दूसरे ममालिक जो हैं वो आपकी सपोर्ट में हैं। आपका अपना इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करेगा तो बहुत से मौके हैं। CPEC में बड़े मौके हैं जिससे डेवलपमेंट हो सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। CPEC में एक तरफ चीन है जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, और इन बिटवीन पाकिस्तान एक बहुत कलीदी रोल प्ले कर रहा है यूरेशिया को और साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, मिडल ईस्ट को मिलाने में। तो पाकिस्तान के पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये जो इन्वेस्टर है अगर ये नहीं इनसे फ़ायदा उठाएगा तो फिर हो सकता है इन्वेस्टर्स इससे फ़ायदा उठाएंगे। और बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, आपने अपना तज्जिया दिया। मईशत की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर रोशनी डाल रहे थे। लेट्स सी, होपफुली इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें बेहतर हो जाएं। अगर अभी मईशत का बहुत बुरा हाल है और ये झटके भी इसीलिए आवाम को महसूस करने पड़ रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए तो आवाम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला लंबा चला तो फिर सब्र का पैमाना वैसे जो अभी से लबरेज हो रहा है वो ठीक ठाक छलक सकता है। एब्सोल्युटली। और एक और चीज़ कल हम वज़ीर आज़म के इंटरव्यू में भी देख रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि उनको भी टीवी से पता चला कि ऑब्वियसली डॉलर जो है रुपये कितनी डिवैल्यू होगी और डॉलर कहाँ पहुँच गया। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि देयर इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल जहाँ कैबिनेट को या प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लिया जाए और उनसे पूछा लेकिन जाए। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि स्टेट बैंक ने एतमाद में नहीं लिया, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। नोइंग के SOP होता क्या है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता क्या है। सो वील कीप दैट इन माइंड एंड वील आस्क दैट आल्सो। कौन है जिसने कल वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू देखा, मल्टीपल जर्नलिस्ट के साथ जो उन्होंने किया? बिल्कुल सारे ही देख रहे होंगे, आप बहुत से देख रहे होंगे, लेकिन इन केस आपने मिस कर दिया तो हम यहाँ मौजूद हैं आपको अपडेट करने के लिए। बिल्कुल जी, हम स्टार्ट भी हो जाते हैं। आपको जल्दी से याद भी दिला दें कि ये इनका आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर पहला इंटरव्यू था विद अ पैनल ऑफ टीवी, हाँ बिल्कुल जर्नलिस्ट थे। अच्छा जी, आपको बता दें कि वज़ीर आज़म सब वुज़रा से मुतमईन नहीं, बड़े फैसले ले सकते हैं और कबल अज़ वक्त इंतखाबात का खदशा खुद ही उन्होंने जाहिर भी कर दिया है। माशी मामलात से कुछ लाइल्मी भी ऑब्वियसली जाहिर हुई उनकी बातों से। वज़ीर आज़म का तवील इंटरव्यू सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं, हुकूमती लोगों के लिए भी खतरे की घंटियां बजा रहा है। वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह किया कि करप्शन पर क्रैकडाउन चलेगा, कुछ भी हो नून लीग और PPP से कोई रियायत नहीं बरतेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत शहबाज शरीफ को किसी सूरत नहीं मिलने वाली। वज़ीर आला पंजाब की भी उन्होंने बात की, जिनकी मीडिया भी बहुत काट करता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को उन्होंने वसीम अकरम प्लस करार दिया है। और वज़ीर आज़म ने इस इंटरव्यू में मदीने की रियासत की बात तो नहीं की, लेकिन चीन, मलेशिया और सिंगापुर मॉडल पर मुल्क को माशी तरक्की पर डालने का अज़म ज़रूर जाहिर किया है। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है सारे इंटरव्यू में, और हमें मदद कर रहे हैं डायरेक्ट न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। किधर से बात स्टार्ट करें? पहली बात तो हम यही कर लेंगे आपसे कि कल वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में उस्मान बुज़दार को वसीम
नदीम अकरम प्लस कहा है, जबकि उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उस्मान बुज़दार साहब की, उसमें कोई बहुत नुमाया चीज़, हमें कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आई। तो इस एतमाद की क्या ख़ास वजह हो सकती है कि वो इतनी तारीफ़ करते हैं सीएम पंजाब की? देखिए, ये तो एक इतना बड़ा मुहिम है, इतनी बड़ी हैरत का मुकाम है कि जिस पे बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पंजाब आपका एक क्रिटिकल सूबा है। पंजाब की पूरे पाकिस्तान में हैसियत ये है कि अगर आप पंजाब जीतेंगे तो तब आप वफाक में हुकूमत बनाएंगे, और उसके बाद उससे पहले पंजाब की तारीख ये है कि नवाज़ शरीफ की सबसे बड़ी सपोर्ट पंजाब में उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ की कारकर्दगी रही। अब उसके आपने एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना दिया जिसका माजी ये है कि वो PMLN के बैक बेंचर में शामिल थे, शहबाज शरीफ साहब के साथ ही रहे हैं। इलेक्शन से 1 महीना पहले उन्होंने PTI ज्वाइन किया है, और उसके बाद आपने उनको चीफ मिनिस्टर का ओहदा दे दिया। उनका देखें, एक लीडरशिप जो है वो उसका काम होता है कि वो सामने आके फेस करती है, सवालों के जवाब देती है, लोगों को अपना बताती है कि उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसका एजेंडा क्या है। आप मुझे बताएं, आपको बुज़दार साहब कहीं नज़र आते हैं? कहीं नहीं नज़र आते। और अभी तक पंजाब के अंदर ये कोई बड़ी कारकर्दगी क्या, वहाँ पे तो एजुकेशन के ऊपर आप मुझे बताएं आखिरी मीटिंग कब हुई थी जो चीफ मिनिस्टर ने की हो? लॉ एंड ऑर्डर पे सिर्फ मुहर्रम या उस दौरान में कोई मीटिंग हुई थी, उसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। आप देखिए, उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी जो है, और बहुत से लोग हैं पंजाब में बैठे हुए, द बिग्स ऑफ PTI, जिसमें अलीम खान साहब हैं, चौधरी सरवर साहब, मेरा ख्याल है कि शायद उन्हीं की चलती है। उस्मान बुज़दार साहब को इसीलिए लाया गया कि बस नुमाया रखने के लिए एक वज़ीर आला हो, लेकिन पीछे से डिसीजन किसी और के होंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की, जिसका हैरानी की बात यह है कि वज़ीर आज़म को टेलीविजन यानी हमारे थ्रू ही पता लगा। वैसे हमें भी उससे पहले ही पता लग गया था, तभी हमने टेलीविजन पर यह खबर दी थी। ये कितनी पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है इस बात में कि स्टेट बैंक ने अपने तय डॉलर 142 पर पहुंचा दिया और किसी को एतमाद में नहीं आया, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। और राना साहब, खास तौर पे हम ये सवाल पे इसलिए हैरान ज्यादा हैं क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता था, एटलीस्ट दैट हैज बीन कंफर्म्ड। तो जब फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता है ये बात कि ये होने वाला है, तो वजीर आजम को कैसे टीवी पे पता चल सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की ये बात जो है ना बहुत ही नाकाबिले यकीन है, और अगर ये सही है तो इससे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब जो है वो रियासती अमूर, हुकूमत के अमूर जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है आम आवाम के ऊपर, अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है, गिरती है, तो उससे जो इन्फ्लेशन है वो आम आदमी को हिट करती है, जिसको बराह रास्त जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है। अगर वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे और वो ये कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था, लेकिन अगर आप उनकी बयानात देखें तो उसमें आपको नज़र आता है कि शायद वो पूरी तरह से बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि उनको पता तो था लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि कितना गिर जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्टेट बैंक बिल्कुल एक ऑटोनमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, वो ये देखता है कि कैसे पैसा गिरता कैसे है, इसलिए कि जब आपके रिज़र्व कम होते हैं, आपको पेमेंट करनी होती है, मार्केट में एक हिजान आता है, डॉलर बाइंग शुरू हो जाती है, आपके पास पैसा आता है, किस्त आती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट को नहीं पता तो आप मुझे बताइए ये किसको पता है? ये कैसे मुमकिन है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता था, डॉलर गिर जाता है, चंद घंटे बाद फिर उठ जाता है। मिनिस्ट्री एंड प्राइम मिनिस्टर हाउस, इस पे क्या चमगोइयां चल रही हैं इस्लामाबाद में? असद उमर साहब के इस्तीफे की भी बातें आ रही थी, ऑल्दो तरदीद हो गई, लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने PM हाउस को नहीं इन्फॉर्म किया तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है ना, उनको अभी ही इज़ बेसिकली लर्निंग द ट्रिक ऑफ गवर्नेंस। उनको अभी ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है उनकी ये, अदरवाइज़ ये हो नहीं सकता कि फाइनेंस मिनिस्टर उनसे डेली मिलते हैं, उनके क्लोज सर्कल में शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर के एक बड़े करीबी साथी हैं, सेनेटर हैं नुमान वज़ीर खटक, उन्होंने डॉलर डिवैल्यूएशन से एक दिन पहले मुनीर जहांगीर के प्रोग्राम में इंकशाफ कर दिया था कि उनके ख्याल में डॉलर जो है 140 से 145 तक जाएगा। 8-10 घंटों के अंदर अंदर वैसा हो गया। और अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि भी उनको बिल्कुल नहीं पता था, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि उनको भी नहीं पता था, तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस होनी चाहिए। सम हेड्स मस्ट रोल, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये हुकूमत है और इसके एक्शन का बराह रास्त असर अब्दुल्ला आप पे, हुमा आप पे, मुझ पे, हम सब पे होता है। तो अगर हमारे जहनों में ये तस्वुर है कि हमारे वज़ीर आज़म, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को यही नहीं पता
कि क्या चीज़ें इस मुल्क के अंदर हो रही हैं, तो फिर आप कैसे कॉन्फिडेंस को इन्फ्यूज करेंगे? एब्सोल्युटली राना साहब, इस पे तो बिल्कुल एक डिस्कशन और डिबेट हो सकती है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें जो उठी हैं और इसके बारे में भी हम आपसे समझना चाहते हैं। राना साहब, वज़ीर आज़म कहते हैं कि फ़ौज और हुकूमत में मिसाली हम आंगी है, यानी ऐसा पहले अनप्रेसिडेंटेड है और ऐसा शायद कहने का यही मतलब था कि पहले नहीं हुई, तो वो हर मामले में एक सफ़े पर हैं फ़ौज और हुकूमत। पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत के लिए कितनी अहमियत है इस बात की? देखें, ये तो बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर आज तक आपको डिलीवरी नज़र नहीं आती है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की बहुत बड़ी वजह एक सिविल मिलिट्री का इम्बैलेंस है। आप एक अंदर जब फाउंडेशन बनाते हैं तो फाउंडेशन एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि एक पिलर अपनी मर्ज़ी का है, दूसरा पिलर अपनी मर्ज़ी का है, तो उसके अंदर कन्फ्यूजन होती है। हमारी तारीख़ ही है कि हमारा सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट रहा है हमारी प्रोग्रेस के अंदर। और इमरान खान साहब के मुतालिक तो अपोजिशन ये दावा करती है कि उनको लाने वाले भी वही लोग हैं। अपोजिशन ये दावा करती है कि इनको स्टेबिलिटी या इनकी जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो भी वो, अदरवाइज़ इमरान खान साहब के पास अपना विजन और अपनी ये अपोजिशन का दावा है कि नहीं है। इन हालात में जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि फ़ौज उनके पीछे खड़ी है, उनके साथ खड़ी है, तो अपोजिशन को किसी बात पे एतराज़ नहीं है, हैरानगी नहीं है, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान के लिए तो इससे खुशाइंद बात ही कोई नहीं है। आप बुनियादी बात देखें, करतारपुर का बॉर्डर खोलना जो है, ये पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म पहले कोशिश कर चुके थे, नहीं खुला। इमरान खान साहब के दौर में खुल गया। उसके अलावा देखें कि ट्रंप के लेटर आना और ट्रंप के लेटर में कहना कि अफ़गानिस्तान के अंदर आप हमें फैसिलिटेट करें पीस के लिए, इसको बड़े ओपन तरीके से इमरान खान साहब ऑन कर रहे हैं, इसको अपनी एक अचीवमेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद है कि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहले पुराने जो थे, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगता था कि इन्होंने अमेरिका के दौरे में हक्कानी नेटवर्क के हवाले से ऐसी बातें की हैं जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है। अब इमरान खान ये बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ एक ट्रेड कॉरिडोर खोल दिया जाए। इससे पहले जो बात करते थे उन पे गद्दारी के फतवे लगते थे। बहुत शुक्रिया कौन करता था, कहाँ से आती थी, किसका नतीजा था? हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपने कहा है खुशाइंद बात है, फौज और हुकूमत का एक पाकिस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में होपफुली मुल्क के लिए सब अच्छा हो। और मेहमान पिछले घंटे से कुछ हैं जो इस घंटे में भी इंतजार करें, जल्दी से शुरू करें। मैंने एक इतनी अच्छी बात करनी थी, मैंने ये प्रूफ करना था कि कराची का मौसम बदल गया है, क्योंकि जब मौसम बाहर बदलता है तो हमारे स्टूडियो का भी बदल जाता है, एंड इट्स रियली कोल्ड। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए कि कराची का मौसम बदलने पे हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि अब एसी हल्का चलाना पड़ रहा है। हाँ, मतलब कभी हम पूरे साल हमने किसी को नहीं कहा कि प्लीज एसी हल्का कर दो, आज कहना पड़ गया। ये हमारी सर्दियां। तो अब आप ये समझ जाएं कि कराची में इस मौसम में भी एसी चल रहे हैं, आपके यहाँ तो हीटर वीटर ऑन है। शुरू कर सकते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज। पंजाब भर में वकला की हड़ताल को 20 रोज हो गए। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हाई कोर्ट के बेंच का मुतालबा पूरा नहीं हो रहा। साइलीन अदालतों में रुल रहे हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं। फ्रांस में डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरीन। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर MQM और तहरीक इंसाफ आमने सामने। मेयर कराची के इस्तीफे का मुतालबा। इंतजामी मामले को सियासत की नजर करना अफसोसनाक है। क्या कह रही थी? मैं कह रही थी आपको नजर नहीं आ रहा था कि आपने कौन सी हेडलाइन करी? हमने सोचा वो भी बता दें, वो आगे चल के बता देंगे। हाँ, बहुत सी बातें होती हैं, आपको तो पता ही है। जनाब, वफाकी हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान दरारें आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान MQM के वसीम अख्तर को मेयर कबूल नहीं कर रहे। PTI कराची के सदर और रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में ताजरों को टारगेट किया जा रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे क्योंकि तजावुजात के नाम पर सियासत चमकाई जा रही है। कि मेयर कराची हमारे जो वसीम अख्तर साहब हैं, वो मेयर कराची के बजाय वो तो गुंडागर्दी के ऊपर उतर आए हैं शहर के अंदर। हम चीफ जस्टिस के जो अहकामात हैं उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले कहा था कि हम सपोर्ट करते हैं इस बात को, हम साथ खड़े होंगे। चीफ जस्टिस साहब का जो हुक्म है वो सर आँखों पे है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब आपके अहकामात के ऊपर मेयर कराची जो हैं उसकी आड़ के अंदर अपना कोई गुस्सा उतार रहे हैं। कोई ऐसा एजेंडा उनका है, कोई उनको नाराज़गी है कि शायद उनकी जमात को शहर कराची ने वोट नहीं दिया, पूरे शहर कराची को तोड़ दें।
ये तो आपने सुन लिया। आपको ये भी बता दें कि इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि मुहिम की जद में खुर्रमशेर जमान का सदर में वाक़ई रेस्टोरेंट भी आ गया है। शायद इसी बात का गुस्सा वो मेयर कराची पर निकाल रहे हैं और शहर में गुज़िश्ता माह से जारी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में सिर्फ सदर में कायम 10 गैर कानूनी दुकानों को गिराया जा चुका है और इसके अलावा दीगर शहरों में कार्रवाई जारी है। इसी पे बात करते हैं। ऑब्वियसली कानूनी दुकानों का इस ऑपरेशन की जद में आना, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हो रही है उस पर लोगों को बहुत शदीद तशवीश है। खुर्रमशेर जमान साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप बड़े, हम शॉर्ट भी चला रहे थे आपका, आपने बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज यूज़ किए हैं, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, ये सब कुछ कबूल नहीं है, इत्तेहादी हैं आपके, कोई मसला नहीं होगा? नहीं देखिए, असल में ये बात नहीं, इत्तेहादी तो बिल्कुल है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हमारे इत्तेहादी के एक मेयर की तरफ से कोई गलती की जाएगी तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इत्तेहादियों को भी जिम्मेदारी दिलाएं, ये इस बात को याद दिलाएं। यानी इत्तेहादी आपके गुंडागर्दी कर रहे हैं? मैं आपसे वापस कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब के जो अहकामात हैं उसकी आड़ में कुछ और किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है या लोगों की जो लीगल मार्केट्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है। देखिए, चीफ जस्टिस साहब के अहकामात क्या थे? उनके ऑर्डर्स थे कि फुटपाथों के ऊपर जो लोगों ने कब्जे किए हुए हैं उनको खाली कराया जाए, सड़कें खुली कराई जाएँ, जो पब्लिक पार्क्स हैं उनको आज़ाद कराया जाए जहाँ पे कब्ज़ा हुआ हुआ है, जहाँ चाइना कटिंग हुई हुई है वहाँ लोगों को आज़ाद कराया जाए, जहाँ शादी हॉल्स इलीगल बने उनको आज़ाद कराया जाए। यहाँ पे तो लोगों की जो लीगल मार्केट्स हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया गया है। लोगों को खुर्रम साहब, सॉरी, हम आपको वी आर गोइंग टू बी वेरी प्रिसाइज सवाल कर सकता हूँ जी खुर्रम साहब, वी आर गोइंग टू बी वेरी प्रिसाइज। ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज आर ऑन बोर्ड के ये इंक्रोचमेंट्स जो ये हटानी चाहिए, क्योंकि दुकानें बेशक 10 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, गैर कानूनी तो है। MQM का भी यही कहना है। आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ बॉदर कर रही है? येस, वी आर ऑल्सो ऑन बोर्ड। हम भी ये बात कहते हैं कि हम इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि रोडों पे, सड़कों पे इंक्रोचमेंट हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब एक कमेटी बिठा लें, एक नाजिर अपॉइंट कर लें, ज़रा मालूम तो करवा लें कि कराची शहर में पिछले दिनों हुआ क्या है। अगर बार बार ये बात कही जा रही है, सिर्फ ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हज़ारों लोग ये बात कह रहे हैं। आज हर सियासी जमात कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, इसके अलावा MQM खुद एतराज़ उठा रही है इस ऑपरेशन के ऊपर, जमात इस्लामी कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खाली नहीं है, लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लोगों के साथ तो अब लीगल तरीके से भत्ते लेने शुरू कर दिए, लोगों को डराया जा रहा है, उनके पास पर्चियाँ जा रही हैं, अलग अलग DMCs KMCs के लोग जा रहे हैं। ये सबूत अब आपके पास अगर हैं, हमारे पास कल लाइट हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए उनके मार्केट के सदर मौजूद थे, उनकी भी ये शिकायत थी कि उनकी लीगल कुछ दुकानें हैं गिराई गई हैं लाइट हाउस में भी। आपके पास कुछ सबूत हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं ये पर्चे की भत्तियां हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? आगे लेकर जाएं, अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करें, अदालत में पेश करें। आप कमेटी बिठाएंगे जिस दिन चीफ जस्टिस साहब ये कमेटी बिठाएंगे इसको मॉनिटर करने के लिए कि कराची के अंदर हुआ क्या है, मैं आपसे बताऊं कि हज़ारों लोगों की लाइनें लग जाएंगी। जिस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, हो सकता है इसमें बहुत सारी जो है इंक्रोचमेंट भी हो, हमें उस पर कोई इतराज नहीं। खुर्रम साहब, एक बहुत अहम बात जो हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, ये बताइए, ये जो लीगल चीज़ें गिराना ये एक अलग इशू है, लेकिन इलीगल भी जो चीज़ें गिर रही हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट इस ऑपरेशन की वजह से जनरेट हो रही है, हज़ारों लोग सड़कों पर पहले भीख मांगते हैं। बात सुनिए, एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आपकी मरकज में हुकूमत में है पार्टी, जो अनएम्प्लॉयमेंट इस ऑपरेशन की वजह से जनरेट हो रही है, हजारों लाखों लोग एट द एंड ऑफ दिस ऑपरेशन बेरोजगार हो जाएंगे, उनका सोचना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनके बारे में सोचा आप लोगों ने? मैं आपसे सूबे सिंध के अंदर बात करूंगा। कराची शहर के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि प्लान भी उनके पास होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं यहाँ पे कि हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो रहे हैं, हज़ारों लोगों का जो है वो रोज़गार ख़त्म हो रहा है। ये यहाँ पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है कराची के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है और ज़्यादातर जो टारगेट किया जा रहा है वो गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पूरे शहर में आप दीवारें तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, क्या मेयर कराची वहाँ पर गए? बिलावल उसके सामने जो पूरे इर्द गिर्द दीवारें खड़ी हुई हैं, रास्ते बंद हैं, सड़कें बंद हैं, फुटपाथें बंद हैं, उस तरफ क्यों नहीं जाते? वहाँ पर भी जाएँ। कराची में कितनी सारी ऐसी एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कराची के अंदर कि एक स्पेसिफिक लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, स्पेसिफिक वो हल्के हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। हमें ये फीलिंग आ रही है कि जैसे PTI से कराची में लोगों से बदला
बदला लिया जा रहा है कि शायद इनको वोट नहीं मिला है। लिहाजा मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश की है कि चीफ साहब एक नाज़िर अपॉइंट करें जो इनकी टीम के साथ हो, कम से कम लोगों को एडवांस में बताया जाए। ये नहीं कि एक ट्रैक्टर गया है, उसने जो सामने आए उसको तोड़ दे, नुकसान हो जाए, बोर्ड गिर जाएँ, शटर गिर जाएँ, लोगों की दुकानों को तोड़ दिया जाए। ये नाइंसाफ़ी या ये मैं आपसे कहूँ कि ज़्यादती नहीं है, जुल्म हो रहा है कराची में। शेरजवान साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये प्रायर नोटिस वी टोटली एग्री विद यू, वोट दिया है बिल्कुल जी, प्रायर नोटिस भी देना चाहिए ये दुकानें गिराने का, बिकॉज डेफिनेटली देयर आर डिस्क्रिपेंसीज कि किसकी गिराई जा रही है किसकी नहीं। लेकिन आपका भी बीच में एक कहा यही जा रहा है कि आपका भी एक रेस्टोरेंट था, एक खाने की जगह जो कि गिराई, बिल्कुल MQM वाले कह रहे हैं, तो इसकी भी आप वजाहत कर दें कि कुछ ऐसा भी हुआ है क्या आप पार्टी हैं इसमें इसलिए आप आवाज उठा रहे हैं इस पे? जिस तरीके से पूरे कराची के साइन बोर्ड तोड़े गए हैं, जिस तरीके से पूरे कराची के साइन बोर्ड गिराए जा रहे हैं, उस तरह मेरे रेस्टोरेंट का भी साइन बोर्ड गिराया गया। लेकिन सवाल उस वक्त भी मेरा यही था कि आप इन साइन बोर्ड्स के जो हैं पिछले कोई 50 साल से आप फीस ले रहे हैं, आपने कभी भी अपने लाइसेंस के ऊपर ये नहीं बताया कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा 36 इंच बाहर था, 36 इंच आपने बोर्ड तोड़ा, और बाकी पूरे शहर के किसी के 12 इंच थे, किसी के 16 इंचेस थे, उनको तो आपने कभी आज तक ये बताया नहीं कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसका नोटिस क्या होना चाहिए। फिर लोगों के शटर्स भी निकाल दिए। देखिए आप शहर कराची के अंदर बाहर निकलें, आपको ऐसा लगेगा कि उस इलाके के अंदर जंग हुई है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोगों को लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा, ऑपरेशन ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन बहुत बुरा हाल है उन इलाकों का जहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ है। एक्चुअली अब तबाही और बर्बादी का मंजर पेश करें। ये बताइए, कुछ और भी खबरें गर्दिश में थी कि जी ये ईटरीज, दुकानें खाने पीने की और दीगर चीज़ें जो हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये रात 12 बजे कुछ इलाकों में बंद कर दिए जाएंगे, ऐसे कोई अहकामात आ गए हैं। तो कराची तो रोशनियों का शहर है, ये शहर तो इसलिए मशहूर है पूरी दुनिया में कि ये सोता नहीं था, इस शहर की रौनकें सारी रात बहाल रहती थी, तो ये भी क्या होने वाला है? अच्छा देखिए सर, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ ना कि मैं आपसे कहा कि ये चीफ जस्टिस की अहकामात की आड़ में ये ऑपरेशन कहीं और निकल गया है। ये लोगों को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना पहुंचा रहे हैं, आपके तस्वर में नहीं है। कराची की रोशनियां जो बहाल हुई थी, अब वो रोशनियां, वो खुशियां ये वापस लेना चाह रहे हैं। हमें इन्हें देखना पड़ेगा, हमें इन्हें रोकना पड़ेगा। मैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले शुरू हुई, हमने सिंध असेंबली के अंदर कॉल अटेंशन डाली, हमने जर्नल मोशन डाला, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आज अल्लाह का शुक्र है कि सारी सियासी जमातें, यहाँ तक कि MQM खुद बोलना शुरू हो गई है। MQM के MPs खुद ये आवाज़ उठाना शुरू उन्होंने कर दी है कि ये ऑपरेशन जो है ये इलीगल इंक्रोचमेंट चल रही है। अच्छा, ये लीगल तरीके से इंक्रोचमेंट ऑपरेशन नहीं चल रहा। मैं जियो से गुजारिश करूंगा इसका नोटिस ले, हाईलाइट करें प्लीज। अच्छा जी, खुर्रम शेरजमान साहब, अब फाइनली इसका हल क्या आप निकालना चाहते हैं? ऑब्वियसली आपने भी अपनी बात कर दी, आगे MQM भी ऑब्वियसली अपनी बात कर रही है। MQM मरकज में आपकी इत्तेहादी है, ये हम फिर याद दिलाएंगे। बेहतर ना हो अगर बैठ के म्यूचुअली कुछ सेटल कर लिया जाए कि किस तरह होना चाहिए, या तीनों बैठ जाएं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, शहरी हुकूमत सबसे पहली बात है कि आज की तारीख में MQM जहाँ तक मेरी मालूमात है खुद इसको ओन नहीं कर रही है, जिस तरीके से इसका रुख तब्दील हो चुका है। सेकेंडली मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी शख्स ने इंक्रोचमेंट किया, आप उसको नोटिस दें और उसको बताएं पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह काम होता है कि ये इंक्रोचमेंट है, हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन का दे रहे हैं। MQM ओन नहीं कर रही है, आप PTI कराची के सदर हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर ये ऑपरेशन कर कौन रहा है और इसकी डायरेक्शन कौन है जो इधर उधर गलत कर रहा है? इनके डायरेक्शंस मेयर साहब हैं और उनके अलावा अल्लाह जाने उनके पीछे कौन है। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों को नुकसान हो गया है उनकी जिम्मेदारी है, उनको जगह दे, अब उनको कॉम्पनसेट करे। मुझे बताया ना कि जिन लोगों ने शहर कराची के अंदर चाइना कटिंग की थी वो कहाँ गए लोग? क्या उनसे नहीं पूछा जाएगा? वो KMC के अफसरान कहाँ गए जिन्होंने इंक्रोचमेंट्स लगाई थी, जो लोगों से हर हफ्ता महीना भत्ता लेते थे, जो ये सारा काम करवाते थे? लोगों की ज़िंदगियाँ इनके ऊपर लगी हुई हैं, उन लोगों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? क्या आज हमारे पास कराची शहर के अंदर एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि हम ये सब कुछ करने जाएं? लिहाजा इसके तरीक़ेकार को ठीक करना पड़ेगा, उसी इंस्ट्रक्शंस पे जाएं जो चीफ जस्टिस ने कही हैं, उससे राइट लेफ्ट हम आपको नहीं होने देंगे। अगर आप मेरा ख्याल है खुर्रम शेरजमान साहब, चलें, आप मरकज़ में आपके इत्तेहादी हैं, आपको अपनी सीनियर लीडरशिप से भी ये मामला उठाना चाहिए कि जो हमारे इत्तेहादी हैं ये मामला इस तरफ चला गया है कि भत्ते लिए जा रहे हैं लोगों से और गुंडागर्दी हो रही है, आपको उठाना चाहिए मामला। अच्छा खुर्रम शेरजमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और आपने अपना मौका बढ़ा दिया। हम एक्चुअली आपसे निकलवाना चाह रहे थे कि कोई सोल्यूशन, कुछ तो सोचा होगा कि आगे क्या करना है, बट कम्युनिकेशन टू अस इज़ द ओनली सोल्यूशन कि सारे बैठ के बात करें और डेफिनेटली आप अपनी लीडरशिप से भी बात करें कि अगर ये कोई ओनरशिप नहीं ले रहा इस सारे इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की, तो फिर ये क्या हो रहा है।
because a lot of people have complaints regarding that. आगे बढ़ेंगे और हमारे पास एक और खबर है। इलाकाई बेंचेस की तश्कील ना होने पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल का आज 20th यानी 20वां दिन है। पंजाब बार काउंसिल में भी हड़ताल के पंजाब बार काउंसिल भी एक्चुअली इसकी हिमायत कर रही है। मुतालबा जायज़ हो या नाजायज़, लेकिन परेशानी बेचारे साइलिन को उठाना पड़ रही है। 20 दिन से हड़ताल चल रही है। सफ़र कौन कर रहा है? आम आदमी, जिनके केसेस कोर्ट में लगे हुए हैं। पहले तो मामला बड़ी हद तक सिर्फ सरगोदा और फैसलाबाद तक महदूद था, अब पंजाब के पूरे सूबे में वकला ने हड़ताल कर दी है। बिल्कुल जी, और आपको जल्दी से ये भी बता दें कि पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर वकला हड़ताल पर हैं और वकला का कहना है कि तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच फौरी कायम किए जाएं, ये उनकी डिमांड है। और फैसलाबाद, सादकाबाद, खानपुर, लियाकतपुर के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो ननकाना साहब में भी वकला की मुकम्मल हड़ताल जारी है। और ये हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक वकला 1 हफ्ते तक हड़ताल पर रहेंगे। बेसिकली 1 हफ्ता मजीद, क्योंकि 20 दिन तो ऑलरेडी हो गए और अदालतों के बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल यही हो गया। और अदालतों के बाहर क्या सूरत हाल रहती है, फैसलाबाद से हमें बता रहे हैं हम्माद अहमद, ओवर टू यू। हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए वकला की हड़ताल आज 20वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। वकला की हड़ताल की वजह से मैं अगर ये कहूँ गलत ना होगा कि इंसाफ की फराहमी रुक कर रह गई है। यहाँ पर वो लोग जो जेलों में बंद हैं, थानों में हैं, जिनकी ज़मानतें बनती हैं लेकिन उन्हें अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा और वो अब तक पाबंदे सलासल हैं। इसके साथ साथ वकला की तरफ से सरगोदा में असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर को ताले लगाए गए हैं। जो सब रजिस्ट्रार का दफ्तर है, जहाँ से रजिस्ट्रियाँ होती हैं, फ़र्दें जारी की गई हैं, वहाँ पे भी ताले लगा दिए गए हैं। औसत अगर निकाली जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ 4000 से ज़ायद मुकदमात की समाअत होती है, जो गुज़िश्ता 20 रोज़ से यहाँ पर रुकी हुई है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर भूख हड़ताली कैंप लगाया जा रहा है और उस भूख हड़ताली कैंप में एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि सरगोदा में हाई कोर्ट बेंच का क़याम अमल में लाया जाए। और ये मुसलसल 20 रोज़ हो चुके हैं और वकला का कहना है कि उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक यहाँ हाई कोर्ट का बेंच का। भाई हमाद फैसलाबाद में तो इंतजार करते रह गए, मलिक असगर ने हमें पहले सरगोदा से ज्वाइन कर लिया, अब चलते हैं हमाद के पास। बिल्कुल जी, हमाद आप बताएं कि क्या हो रहा है, जरा एक्सप्लेन टू अस। जी, फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क़याम के सिलसिला में वकला की हड़ताल आज 21वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। इसके साथ ही जो अदालतों की तालाबंदी की गई है, लॉकडाउन, इसका भी आज 6ठा रोज़ है। अहाता सेशन कोर्ट के गेट्स को वकला की जानब से ज़ाती ताले लगाए हुए हैं और ना तो यहाँ पर साइलिन अंदर दाखिल हो सकते हैं, ना ही अदालती अमले को दाखिल होने दिया जा रहा है। जबकि जजेस भी 6 रोज़ से अदालतों में नहीं पहुँच पा रहे। अब साइलिन ने आना भी बंद कर दिया है कि यहाँ पर तो कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसके साथ ही जायदादों की रजिस्ट्री का अमल भी बंद है, रजिस्ट्री ब्रांच बंद है, अराजी सेंटर को भी ताले लगे हुए हैं, तहसील के दफातर भी बंद है। हड़ताल के साथ सेशन कोर्ट के सामने रोजाना की बुनियाद पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है और यूनिवर्सिटी रोड पर इस सिलसिले में ट्रैफिक भी मुअत्तर रहती है। वकला का यही कहना है कि जब तक उनका मुतालबा हाई कोर्ट बेंच का क़याम अमल में नहीं आता, उनका एहतजाज और हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। जी, Alright, this was मलिक असगर and हम्माद अहमद from फैसलाबाद। इस पे हम जरा मजीद बात भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करने का। वकला का मुतालबा है कि उनके शहरों में हाई कोर्ट के बेंचेस कायम किए जाएँ। पंजाब बार काउंसिल इनकी हामी है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल क्या कहती है? आपने अगर एक जगह पे प्लेस ए पे एक बेंच दिया हुआ है तो वाई नॉट ऑन प्लेस बी? इसके लिए जो है कोई या तो आप कोई फार्मूला बनाइए। देखिए अब मुल्तान और भावलपुर उनके उसके दरमियान 40 मिनट का रास्ता भी नहीं है, मगर दोनों जगह पे लाहौर हाई कोर्ट के दोनों जगह बेंचेस हैं। तो आदमी जो ना वो आधे घंटे 40 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मगर बेंचेस साथ मौजूद हैं। और इसी तरह से बहुत जगह पे इससे ज़्यादा आबादी भी है और इससे ज़्यादा दूरियों पे भी जो है ना इलाके मौजूद हैं, वहाँ पे बेंचेस जो है ना नहीं है। तो या वो पहले वाली बात पे चले जाइए कि सिर्फ प्रिंसिपल सीट पे, या फिर दूसरी वाली बात पे चले जाइए कि जहाँ पे लोग डिमांड करते हैं, जहाँ पे आबादी के हवाले से रिक्वायरमेंट है, बेंचेस बनाने चाहिए। लेकिन कामरान साहब, मुल्क के एक बड़े हिस्से में मातहत अदालतें बंद पड़ी हैं, साइलिन खार हो रहे हैं। क्या अदालतों की बंदिश और हड़ताल और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के अलावा कोई रास्ता नहीं होता कभी भी?
अगर अदालतों पे ताले लगा दिए जाएं, उनको बंद कर दिया जाए, इस तरह से रोज़ स्ट्राइक हो जिस तरह से हम स्ट्राइक करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हम एक आर्गन को मफलूज करते हैं। और एक आर्गन को, मुल्क के एक आर्गन को मफलूज करने का मतलब ये है कि मुल्क के कम से कम तीसरे हिस्से को मफलूज करने के हम खुद ज़िम्मेदार बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना, ये सूरत हाल जो है वो गैर मुनासिब है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। ना सिर्फ इस बेंचों के हवाले से जो स्ट्राइक है इसको ख़त्म होना चाहिए, बल्कि दूसरे हवालों से भी जो हमारे पार्ट पे स्ट्राइक्स होती हैं वो भी ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो डिमांड करने का तरीका, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा डिमांड करने का तरीका हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट ऑल द पीपल आउट देयर जो कि सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। सफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन मुतालबा वैसे ऐसा कोई खास नाजायज़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है बेंचेस होंगे तो लोगों को इंसाफ की फराहमी प्रॉपर वे ना कि आप दरख्वास्त दें और फिर उसका कोई फैसला हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग ऑन हड़ताल। बंद करना किसी चीज़ का हल नहीं है। अभी आगे बढ़ जाते हैं, हम फौरन से बढ़ेंगे और हम ज़रा पाकिस्तानी फिल्मों की बात करेंगे। पाकिस्तानी टैलेंट की बात करेंगे। एक पाकिस्तानी फिल्मों के माया नाज डायरेक्टर भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। फिल्म डायरेक्टर नबील कुरैशी और फिल्म साफ फ़िज़ा अली मिर्ज़ा हमारे साथ होती, लेकिन फ़िज़ा को कहीं जाना पड़ गया है, उनकी बच्ची की एक्चुअली स्कूल में बुक रीडिंग की सेरेमनी है। सो आई एग्जैक्टली नो द डिटेल्स वो कहाँ पे। बिल्कुल जी, अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आपको बता दें, लोगों को भी बता दें कि इंडस वैली फिल्म फेस्टिवल जो दिल्ली में होता है उसमें 3 फिल्में जो हैं आपकी वो नॉमिनेट हुई हैं, और कोइंसिडेंटली ऑब्वियसली इनकी होंगी तो फहद मुस्तफ़ा तो बीच में होंगे क्योंकि इन्होंने तो बस ठान लिया ना कि उसके अलावा किसी के साथ मूवी नहीं बनानी। हाउ डज दैट फील एंड इज इट द फर्स्ट टाइम कि इस तरह मतलब बैक टू बैक इतनी पाकिस्तानी फिल्में होंगी? हाँ, बैक टू बैक अगर आप कहेंगे तो पहली बार है, मगर इससे पहले लाइक एक्टर इन लॉ 1-2 बार स्क्रीन हो चुकी है इंडिया में, बट नामालूम अफराद और नामालूम अफराद 2 फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली बीइंग स्क्रीन इन एक्टर इन लॉ बिकॉज़ ओमपुरी साहब। हाँ, अभी रिसेंटली पिछले दिनों बॉम्बे में एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, आई थिंक नवंबर में प्रॉब्ली। अच्छा, what kind of obviously sorry because we are so inspired by the fact, एक तो there is no doubt कि हमारे यहाँ बड़ी अच्छी मूवीज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन ये रिकग्निशन मिलना, एक्नॉलेजमेंट मिलना कि आपकी 3 फिल्में उठा के जी वहाँ फेस्टिवल में दिखाई जा रही हैं, हाउ डज दैट फील? अच्छा फील होता है ऑब्वियसली, बिकॉज एक तो ये कि बड़ी इंडस्ट्री है वो हमसे ज़्यादा, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं वो लोग, और सेकेंडली ये कि एज ए फिल्म मेकर आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म मैक्सिमम ऑडियंस तक जो है वो पहुँचे और लोग उसको देखें। तो और सेकेंडली ये है कि हम लोग एक ज़बान बोलते हैं, लैंग्वेज सेम है, कल्चर भी मोर और लेस सेम है, सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी सेम है, जो कि हमारी फिल्म में बहुत ज़्यादा सोशल पॉलिटिकल फैक्ट कि अब वो सीरियसली ले रहे हैं इन द सेंस कि ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, पहले भी ज़बान तो एक ही थी, बट नाउ दे आर एक्चुअली। हमारी जब से फिल्में दोबारा बनना शुरू हुई, कुछ एक लाइन है जो हमने बना दी, भाई ये फेस्टिवल की फिल्म है, ये सिनेमा की फिल्म है। अब लकीली यू आर वन ऑफ दोज प्रोड्यूसर्स जिनकी फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई जा सकती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ दिखाने और बताने के लिए होता है, और वो सिनेमा में भी लगाई जा सकती है क्योंकि वहां एंटरटेनमेंट एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये बड़ा ट्रिकी काम नहीं है फेस्टिवल की फिल्म और सिनेमा की फिल्म एक ही बना देना? बिल्कुल, वो आपको बड़ा फाइन बैलेंस जो है वो दोनों के दरमियान में जो है वो चाहिए होता है। बिकॉज हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम कोई सीरियस बात भी कह रहे हैं तो उसको कहें फ़न वे में, ताकि जब आप सिनेमा में लगाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो देखने आए। बिकॉज सिनेमा का कल्चर जो है वो लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ से फिल्म देखने आते हैं, तो अगर वो दोनों पर्पज़ सर्व कर रही है, आपका जो एक सोशल कॉज है उसके अंदर या कोई सोशल मैसेज है, वो भी अगर आप एंटरटेनिंग वे में बता रहे हैं तो लोग एंटरटेन भी होंगे और वो चीज़ समझेंगे। भाई एक्टर इन लॉ, NMA, नामालूम अफराद 1 और 2 ये तो बड़े झंडे गाड़ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स लोड वेडिंग, ये भी अब जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया में दिखाई जा रही है, व्हिच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अगेन फिल्म फेस्टिवल। अच्छा नबील, आफ्टर मेकिंग सो मेनी मूवीज, क्या 1-2 चीजें ऐसी जो हम फिक्स कर लें तो हमें ज्यादा रिकग्निशन मिले, हमारी फिल्में ज्यादा बाहर फेस्टिवल्स वगैरह में दिखाई जाएं? आई थिंक हमारे पास थोड़े ज्यादा सिनेमा होने चाहिए, एक तो, और थोड़ा सा स्क्रीन सिनेमा जितने ज्यादा होंगे, और सेकेंडली ये कि जो हमारी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी और बेहतर हो जाए, तो पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो और ज़्यादा जो है वो तो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअली जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो उनके साथ लियाज़ों करें और कनेक्ट करें।
एग्जैक्टली लाइक कभी कभी जो है प्रोड्यूसर का भी बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल होता है, और सेकेंडली ये होता है कि जो हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं यहाँ पर, उनका भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसल होना चाहिए। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी ऐसा पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जिसका अपना मसल जो है वो इंटरनेशनली जो है वो एग्जिस्ट करता हो। तो आपको किसी ना किसी और स्टूडियो के साथ कोलैबोरेशन करनी पड़ रही होती है। तो आई होप के थिंग्स जो है वो थिंग्स विल गो बेटर इन फ्यूचर प्रॉब्ली। अच्छा जी, अभी एक और प्लेटफॉर्म है जिसपे पाकिस्तानी ड्रामे भी इनफैक्ट जा रहे हैं और बड़ा देखा जा रहा है, वो है नेटफ्लिक्स। आई गेस आपकी भी एक फिल्म है एक्चुअली नामालूम अफराद वाज द फर्स्ट फिल्म जो नेटफ्लिक्स पे लगी थी, और नेटफ्लिक्स लेने के बाद मुझे याद है a few years ago, 1 or 2 सबसे पहली चीज जो मैंने देखी थी वो नामालूम अफराद देखी थी, बिकॉज़ वो आई हैड मिस्ड दैट इन सिनेमा, सो नेटफ्लिक्स पे देख ली थी। अच्छा, नेटफ्लिक्स ये पे प्रोजेक्ट चला जाना एक और बात है, ये भी तो आपकी पहली फिल्म थी जो नेटफ्लिक्स पे गई, नामालूम अफराद, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए प्रोडक्शन कब शुरू करेगा पाकिस्तान? यार अभी काफ़ी ट्रिकी है, एज फार एज आई नो अभी पाकिस्तान से वो लोग प्रोडक्शन नहीं बनवा रहे हैं, बट आई होप के नियर फ्यूचर प्रॉब्ली दे विल स्टार्ट दैट। फिलहाल इंडिया में तो बहुत ज़्यादा काम शुरू हो गया है और आई होप के पाकिस्तान से भी शुरू हो, बट अभी फिलहाल तक मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि मुझे मालूम हो कि कोई इनके लिए काम कर रहा है। अच्छा, आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहेंगे कि अभी हमने रिसेंटली जो हम नहीं देख रहे थे, बिकॉज वी स्टिल बिलीव दैट वी आर रादर न्यू द इंडस्ट्री, कुछ साल इज नॉट अ वेरी बहुत ज़्यादा साल नहीं होते, लेकिन अब हमने उसमें वो एनिमेटेड फिल्में भी डालना शुरू कर दी हैं। Nabil really wants to talk about his Donkey Kong. हाँ, tell us about what do you feel? How do you feel? I watched it, yeah, and I liked it. It's nice. गाने बहुत अच्छे लगे मुझे फिल्म। तो आपको लगता है कि फिर मतलब इस तरफ भी लोग जाएंगे कि एनिमेटेड? बिल्कुल जाना चाहिए, आई थिंक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज टीवी पे हमारे पास बच्चों के लिए कंटेंट है ही नहीं एक्चुअली। तो लकीली सिनेमा पे जब लोगों ने फिल्म्स बनाना शुरू किए, चाहे शर्मीन हो या अजीज़ हो या और बीच में और 2-3 फिल्म्स आई थी, लेजेंड ऑफ माखौर वगैरह, तो अच्छी बात है कि साल में 2-3 बच्चों के लिए फिल्म्स आती हैं, विच इज़ वेरी एक्चुअली गुड। और उसमें भी ऑब्वियसली बेहतरी तो हो सकती है, और फिर बच्चों के लिए आ रही है तो फिर बड़ों के लिए भी मतलब बन भाई एनिमेटेड फिल्में बच्चों के लिए नहीं आती ना। आई नो ये तो खास अगर इफ यू टॉक अबाउट लाइक यू नो स्पेसिफिकली डोंकी किंग, तो उसका कंटेंट तो काफी मैच्योर है, बिकॉज़ इट्स वेरी पॉलिटिकल, बट ऑब्वियसली क्योंकि एनिमेटेड है उसमें टू डू लिस्ट में आपको लिख लेना चाहिए एक एनिमेटेड अच्छी फिल्म बनाना। अच्छा, अब जाने से पहले नबील एक लास्ट बात हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी पहली 3 फिल्में बहुत ब्लॉकबस्टर रहीं। लोड वेडिंग इट वाज अ ग्रेट फिल्म, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कुछ अफेक्टेड रही। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, तो क्या सिर्फ एक अच्छी फिल्म बना देना और इसे सिनेमा में लगा देना काफ़ी नहीं है, या इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस इन्वॉल्व्ड है? बहुत ज़्यादा साइंस इन्वॉल्व है एक्चुअली। विद टाइम क्या हो रहा है कि फिल्म बनाना इजी होता जा रहा है, फिल्म रिलीज़ करना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि नंबर ऑफ स्क्रीन्स कम है और एक इवेंट पे 2-2, 3-3 फिल्म्स एक साथ रिलीज़ हो जाती हैं। कोई जो प्रोडक्शन हाउस है वो सडनली अपनी डेट बदल देता है 11th आवर पे आके, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। सेकंडली ये कि डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप जो है वो थोड़ा सा और बेहतर होने की ज़रूरत है। ये मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो और फिर कुछ ऐसा भी होता है कि किसी पर्टिकुलर फिल्म को ज़्यादा शोज मिले, किसी पर्टिकुलर को कम मिले। So alright, Nabil, thank you very much for coming here and talking to us. And when you come back from India, जब आप अपनी फिल्म दिखा के आएंगे तो we'll have you again. Alright, okay, this is it. We are going to see you tomorrow, inshallah. और कुछ कहना चाहेंगे? कल मिलते हैं इंशाल्लाह। Bye.